आपने मंटो का तज़किरा किया। मैं मंटो के जब आप बना रहे थे तो प्रोसेस को देख भी रहा था, और मंटो के फ़ौरन बाद हमने इकट्ठे भी एक ड्रामा किया, फ़ौरन बाद। लेकिन मैंने देखा कि मंटो बनाते हुए आप लिव कर रहे थे मंटो की ज़िंदगी के अंदर, और इत्तेफाक ये है कि अब जो जीता जागता मंटो है वो सरमद खूसट को ही समझा जाता है। तो मंटो को लिव करना और मंटो को बनाने का एक्सपीरियंस करना, क्या क्या तजर्बात आपको हुए, किस किस जगह पर किस किस सीन में आपने महसूस किया कि मंटो जब गुजर रहे थे और मैं अब इस सिचुएशन को रिक्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं जी रहा हूँ वो पल, तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। चूँकि आपको सबसे बड़ा मुझे वो जुमला नहीं भूलता कि वो भी एक दिल मोहल्ले की हवेली में एक साइकोपाथ कैरेक्टर था, शाउटिंग थी, चीज़ें थी, तो आपको ये डर था कि मैं मंटो को भुला नहीं पाऊँगा, मैं उसमें उतर चुका हूँ। अल्लाह, मैं इसके तो ड्रामा ही बातें की थी आपको। ओहो, आई मीन अगेन मंटो के साथ तो सबसे पहले दो बुनियादी चीज़ें थी। मंटो मैंने किया 2012 में शुरू उसको किया, आई एम नॉट रॉन्ग, 2012, यस, 2012 के एंड में उसको करना शुरू किया था। मंटो से मेरा इश्क बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो एक तो वो उस इश्क का एक कोई तीसरा बाब टाइप था वो जो 2012 में प्रोजेक्ट आया, जो मंटो मैंने किया। वो मंटो सबसे पहले शाहिद नदीम साहब का विजन है मंटो का। जी जी। इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट ही रोट। तो पढ़ा हुआ था, ऑब्सेशन थी मंटो साहब की चीज़ें छोटी मोटी, कभी थिएटर में कुछ एडेप्ट, छोटी मोटी मेरी काविश, उनकी चीज़ें नहीं। तो वो काविशें कर चुके थे, थिएटर में भी किया था, टीवी के लिए भी 2-3 कहानियाँ मैंने अडेप्ट की हुई थी। तो वो तो खैर जब आया तो मुझे बस आई वाज जस्ट एक्साइटमेंट के अलावा कोई और उसकी डेफिनेशन नहीं थी मेरे जहनी कैफियत की। दी अदर थिंग वाज कि शाहिद साहब ने चूँकि जो अपनी रिसर्च पे बेस्ड चीज़ें की थी, जो उनका विजन था, देन देखिए मैं पॉइंट वो जब आपको जैसे बोल रहा था कि मैं फिल्में और दीगर लोगों का काम देखना चाहता हूँ, फिर मैंने मंटो पढ़ना छोड़ दिया था। फिर मैंने सिर्फ उतनी चीज़ें मैं पढ़ता था, या उसके अंदर जो सवाल या पेचीदगियाँ या कोई मेरे लिए थे समझने वाली चीज़ें विद इन दोज 20 एपिसोड्स जो उन्होंने लिखे थे। कहानियाँ हमने शुरू में डिस्कशन कर ली, उन्होंने जैसे ऑलमोस्ट फॉर्मेट बहुत ज़्यादा लगा बंदा नहीं, लेकिन ऐसा बन गया था कि हर एपिसोड में एक कहानी आ जाती थी, छोटी बड़ी कोई लेंथ की, और बाकी अपनी एक मंटो की जो कहानी चल रही है वो मैंने बदलवाई। मैंने कभी कुछ ख्वाहिशात हैं तो वो बल्कि कुछ जगह पे हमने पंगे लिए कि वो कहानी इस वक्त तो नहीं लिखी थी इस साल में, तो मैंने कहा नहीं, तो वो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब हम मंटो के ऊपर कितनी दफ़ा प्रोजेक्ट बनेगा, मैं कितनी दफ़ा बनाऊंगा, तो मुझे तो कुछ करना है, लाइक हद तक करनी थी, लाइसेंस करना था बीच में। देन वही डिस्कनेक्ट तो मैंने किया। आई थिंक मुझे मंटो साहब को ढूंढने में या क्या, आई थिंक इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं बस वो कैफियत पकड़ लूँ जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट था। आई विल बी ऑनेस्ट, जब आप उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं और उसमें से अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो एक ज़ख़ीरा ऐसा है कि मतलब आपको कई ज़िंदगियाँ चाहिए उसमें से छोटी छोटी बारीकियाँ निकालने के लिए। वो फिर मैंने स्ट्रगल छोड़ दी थी। उनके बारे में जिन लोगों ने लिखा है वो अकाउंट्स इतने वेरिंग हैं, इतने फ़र्क हैं कि उस पे नहीं रिलाई कर सकते थे। फैमिली से मैं जब कुछ दफ़ा मिला, उनके घर, मतलब मैं बहुत अपने आप को उस वक्त इंट्यूटिवली सिर्फ चाह रहा था कनेक्ट करना। तो वो घर जो लक्ष्मी मैंशन में उनका घर था, तो वो जिस वक्त मैं मिलने के लिए गया तो पता चला कि ये बिल्डिंग तो हॉल रोड वालों ने अगले कुछ महीने में गिरा देनी है। तो वो घर भी गिर रहा था, जो कि गिर चुका है अब। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो कुछ इस तरह के थे। फिर वही बात है, वो इतने सालों में, मतलब 1955 से लेके अब 2012 की अगर बात करें तो कितने दिहाइयाँ बीत गई, तो वो घर की वो शक्ल वो नहीं रही। वो मैंने उनसे पूछा उनका कमरा कौन सा था, मैं कुछ देर बैठ सकता हूँ। वो कमरा अब उनकी नवासी का कमरा था, तो उसने अपने हिसाब से बच्ची ने सेट किया हुआ था उसको, मतलब उसमें से ऑफकोर्स मुझे वो फील तो नहीं आया कि इधर मंटो साहब बैठ के लिखते थे। मैंने ऐसे बोला, उनको कोई चीज़ है, कोई कपड़ा उनका, कोई चीज़, आई जस्ट थॉट कि मुझे कुछ इंट्यूटिव बस इमोशनल कनेक्शन चाहिए। दैट डिडंट हैपन। मतलब बहुत सी चीज़ें नहीं, हमारे यहाँ वो भी है कि लोग इतने हालात से जब गुजरते हैं, हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड उससे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त सभी को समझ आ रहा हो कि ये क्या लेजेंड है जिसके साथ वो माशरा क्या कर रहा है।
आई मेट हिज सिस्टर इन लॉ, मैं आवाज़ में फंसा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उनके उसमें पढ़ा जो वो ख़ुद लिखते हैं अपनी बारे में जगह जगह पे मज़ामीन वगैरह में, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि एक लफ्ज़ पंजाबी का, एक सतर पंजाबी की सही लिख नहीं सकता और एक जुमला उर्दू का पूरी तरह नहीं बोल सकता। पंजाबी स्पीकिंग थे, अमृतसर से आए हुए थे। उनकी बेटियों ने मुझे बताया कि एक दफ़ा शायद कोई अमृतसर या चंडीगढ़, आई कुड बी गेटिंग द नेम रॉन्ग, तो वहाँ का कोई ट्रूपे आया था यहाँ पे थिएटर का, उन्होंने मंटो पंजाबी में किया, तो कहते पहली दफ़ा हमें ऑथेंटिक लगा, क्योंकि अब्बा जी की आवाज़, क्योंकि वो पंजाबी बोलते थे तो हमें पंजाबी सुनने में वो ऑथेंटिक बहुत लगा। और मंटो हमने हमेशा उर्दू और बहुत ही एक शदीद किस्म के सही तलफ़ुज़ के साथ एसोसिएट किया है। वो मेरे लिए बहुत एक अजीब बात थी। मैं सोचा कि अच्छा पंजाबी में तो नहीं, मुझे पंजाबी आती है लेकिन पंजाबी में करना नहीं था, उर्दू में करना था। फिर मैंने आवाज़ का पूछा उनसे, मैं क्योंकि आई न्यू के मंटो साहब रेडियो के लिए भी प्रोग्राम करते थे, फिल्म में भी काम किया हुआ था एज ए जूनियर एक्टर 2-3 फिल्मों में। कहीं कोई क्लिप कुछ नहीं है, उन चंद तस्वीर के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं था लिखे हुई चीज़ों के अलावा में। तो मुझे अभी तक याद है उनकी सिस्टर इन लॉ ज़किया आंटी, उन्होंने मुझे बताया थी, तो मैं उनको ना कोने में लेके गया कमरे में, कहा कि मैं बाकी सब बैठे हुए हैं, शायद साहब मुझे लेके गए उनके, तो मैंने उनसे ऐसे बोला, मैंने कहा आवाज़ कैसी थी, तो अब शी वाज आल्सो लाइक मतलब व्हाट यू मीन कि आवाज़ कैसी थी, आवाज़ कैसे बयान की जाएगी। तो मैंने ऐसे शर्माते शर्माते मैंने कहा मैं 2-3 आवाज़ें आपको अगर बुरा ना मनाए। तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने कोई एक नेज़ल सी कोई टोन जब निकाली तो वो उन्होंने कहा हाँ ऐसी थी आवाज़, तो जो कि मैंने फिल्म में नहीं यूज़ की। अब इमेजिन पंजाबी स्पीकिंग एंड अ स्लाइटली नेज़ल टोन, मतलब जिसको अब इम्पोलाइट अल्फाज में कहें कि टांटी सी आवाज़ अगर आपको मैं पंजाबी बोलते हुए, अब डू यू एसोसिएट मंटो विद, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब रिसर्च से मुझे फिर लगा कि नहीं ये तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैं उर्दू भी उसमें हत्तल इम्कान कोशिश की कि मैं सही बोलूं, लेकिन अब जो अकाउंट्स हैं लोगों के वही कि जब वो पढ़ते थे और लिखने में भी आपको लगता है कि वो अपना फ़्लो नहीं तोड़ते, उनको चाहे उधर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डालना है, हिंदी का डालना है, पंजाबी का डालना है, वो अपनी फ़्लो में लिखते हैं। मतलब मंटो साहब उर्दू जिस तरह से उसको वो मतलब डील करते हैं, वो एक पूरी जागीर है उनकी, मतलब खुला डुल्ला, जहाँ उनको जुमले का स्ट्रक्चर, दाएं बाएं, कॉमा, फुल स्टॉप, कई दफ़ा पूरा पैराग्राफ में जब रीडिंग के कुछ वो प्रोग्राम्स हमने किए तो वो रीड करना कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि वो उनका अपना एक कोई रिदम या लैक ऑफ रिदम कह लीजिए, पूरा जो पैराग्राफ ख़त्म हो गया पता चला फुल स्टॉप ही नहीं है, क्योंकि कभी लिख के बाय द वे कभी रीराइट नहीं किया, एक लफ्ज़ रीराइट नहीं किया उन्होंने कभी। वो जो बल्कि लोगों ने मुझे कहा कि तुमने बीच में कुछ जगह पे पेंसिल से लिखा है, पेंसिल से तो उन्होंने कभी लिखा ही नहीं था, क्योंकि वो पेन से लिखते थे, इसलिए भी लिखते थे ऐसे बस हल्का फुल्का काट दिया, ना प्रूफ रीड करते थे ना रीराइट करते थे, बस लिखा, और hence द क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो खैर आई समिंग इट अप, आई ट्राई टू फाइंड एन इमोशनल कनेक्शन विद हिम। आई न्यू मैंने 2-2.5 महीने उससे प्रोडक्शन से पहले मतलब एप्पल्स और ग्रीन टी के साथ मैंने कोई 13 किलो वज़न 2 महीने में जब कम किया, और उससे पहले मैं स्लोली कर रहा था, वो नई बात बन रही, तो मैं पंजाबी हट जोड़ मेरा मतलब कंधे इतने ही हैं, तो फिर मैंने फिर आई जस्ट टुक अ ब्रीथ, आई वाज लाइक नहीं, मैंने 2 दिन की शूट की लिटरली पूरा नीचे वो जो क्रेप बैंडेज बांध के, मगर थोड़ी देर बाद मतलब सांस बंद होना शुरू हो गया कि वो क्रेप बैंडेज ने जब खींचा, तो मैंने कहा नहीं लेट्स टेक इट सॉर्ट ऑफ इजी, ये फिजिकल वाला अब मैं छोड़ रहा हूँ। बाल लंबे करने शुरू किए, मगर उतने लंबे नहीं हुए बाल, अब बाल गिर गए। मुझे अभी तक याद है मंटो के लिए मैं रोज़ वो मोहम्मद अली साहब की तरह इसको शेव करता होता था, क्योंकि उनका एक साइड से काफ़ी हेयरलाइन रिसीड कर चुका था, तो ज़माने में बाल थे बहुत सारे। उनके बाल तस्वीरों की हद तक अगर आप देखें तो काले ही नज़र आते हैं, मगर फिर एक दिन वो हुआ कि मैं दिस इज़ 12, I was 8 years younger, I was 33 when I did it, and I was playing Manto Saab in his last year, so I was playing like 40 type. तो सबको लगा तुम यंग भी लग रहे हो, बच्चे भी दिखाए मैं ये वो, तो मैंने कहा ठीक है, फिर वाइटनर भी लगा लिया, ग्रे भी कर लिया बाल के, अच्छा चलो। तो मतलब इस तरह की लाइसेंस में फ़िज़िकल लेता गया, छोटी छोटी चीज़ें जो बस थी पॉस्चर वाइज, जैसे मैं याद करता था, मुझे उनकी 2-3 चीज़ें जो मेरे दिमाग में फंसी हुई थी, वो थी वो जो कहते हैं कि अफसाना लिखने से पहले मेरी हालत ऐसी होती है जैसी मुर्गी की अंडा देने से पहले। तो मुझे नहीं पता, मैंने वो एक तस्वीर में शायद कहीं देखा, तो वो पूरी फिल्म में मुझे जहाँ मौका मिलता था ज़मीन पे कुर्सी पे मैं उकड़ूँ बैठा हूँ पूरी फिल्म के अंदर, जहाँ मुझे क्योंकि मुझे यही था। दूसरी एक चीज़ उनकी जूते और पेन से कोई ऑब्सेशन थी,
तो वो यही और अकबर सुबहानी साहब ने मंटो किया जी, तो उसमें मैंने फिल्म में ना उनसे बड़ी फरमाइश की, मैंने कहा कि एक तो मतलब बस मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ होगा कि आप इसमें कहें, लेकिन मुझे पता है आप मंटो बने तो इस दफ़ा मैं मंटो बन रहा हूँ। मैंने बड़ा शर्माते उन्होंने, तो मुझे कहते हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आपने विलन बनना है, चौधरी मोहम्मद हुसैन का एक कैरेक्टर था। उन्होंने कहा तो यूँ करके देख रहे थे, तो मैं वही उन दिनों तो चप्पल वप्पल निक्कर पहन के गया हुआ था, तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें करना चाहिए। सुना मंटो साहब के पाँव बहुत अच्छे थे और मेरे पाँव बड़े बदसूरत हैं, तुम्हारे पाँव बड़े अच्छे हैं। तो मैं फिर मैंने कहा हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था कि वो बड़े फिनिकी थे पाँव के बारे में, कि मतलब साफ़ रखते थे हर वक्त पाँव, और जूता बड़े उससे पहनते थे कि मतलब सही चमड़े का जूता हो और मतलब प्रॉपर्ली मतलब। तो वो दो चीज़ें जैसे अजीब सी बस दिमाग में फंस गई। एक वो पॉस्चर, और फिर पूरा दिन मेरे मुंह से ज़्यादा मैं अपने पाँव का मेकअप कह लीजिए, सफाई, वो वेट वाइप्स पूरा दिन बस मैं बैठे बैठे। ये तो मंटो से मोहब्बत है जो आपने इतनी रिसर्च की। लेकिन हमारी मेमोरीज में या मैं व्यूअर्स की मेमोरीज में चूँकि उनका ये सारा स्टाइल, बोलना, आवाज़ नहीं थी, तो इसलिए आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन आपने अपनी आर्ट से ईमानदारी को निभाने के लिए ये सारी मेहनत की, और जो इस वक्त मैं यहाँ ताली बजा देता हूँ। लेकिन उसके फौरी बाद पे मैंने सुना कि नंदिता दास यहाँ आई मंटो पे रिसर्च करने के लिए। मुन्नी से भी उनकी को मुलाकात हुई, रिसर्च की उन्होंने। तो क्या आपको लगा कि जितनी डिटेल से ये सवाल मुझे अभी आया है, आपने रिसर्च की है, नवाज सिद्दीकी साहब ने भी उतनी ही रिसर्च के बाद वो किरदार को निभाया, आपने जब देखा तो क्या लगा? तो आई बी ऑनेस्ट, अच्छा नंदिता वाला तो मुझे जब मंटो की शूट ख़त्म की, और उस वक्त तक टीवी ड्रामा था, मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था इसकी हम फिल्म एडिट करेंगे। तो एक दोस्त है मेरे, वो तो नंदिता उन दिनों येल यूनिवर्सिटी में फ़ेलोशिप कर रही थी, और उस फेलोशिप के अंदर ही वो इसका स्क्रिप्ट डेवलप कर रही थी। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि वो भाई यहाँ नंदिता भी है मेरे बैच में, तो वो उसने तुम्हारा ईमेल मांगा है, उसको कहीं से पता चला है कि तुम, तो उसको तुम्हारे काम वाम का नहीं पता कि तुम कौन हो, बस यही कि एक पाकिस्तानी डायरेक्टर है, एक्टर है, और वो मंटो पे कुछ कर। तो हमारी बातचीत ईमेल्स पे शुरू हो गई। फिर नंदिता जब कई दफ़ा आई, तो जब वो रिसर्च करने के लिए जिन ट्रिप्स पे आई, उनमें मेरी इतनी मुलाकात नहीं हुई, फेस्टिवल्स पे हुई। मैं भी दिल्ली गया 2-3 दफ़ा मंटो के साथ ही, तो तब उनसे होती रही। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो ये तो हमने साइड पे कर दिया। मतलब मैं तो इस बात पे बहुत खुश था कि अच्छा एक रोल मैंने किया और अब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं, तो मैं कहा चलो इसी चक्कर में मेरा उनका नाम कहीं पे इकट्ठे तो आता होगा। मुझे आज तक बहुत कलक है इस बात का। मैंने जब प्रोमो आया था उसका, तो मैंने नवाज़ को ट्विटर पे मैंने उनको इनबॉक्स किया, और बहुत मैंने ऐसी बीच में से कुछ चीज़ी सा भी लिखा कि इधर के मंटो उधर के मंटो टाइप कुछ। मैंने आज तो पता नहीं उनके इनबॉक्स में होगा, इतने बड़े स्टार हैं, मतलब वो उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा। नंदिता को मैंने कई दफ़ा मैसेजेस दिए उनकी। तो आई एम अ ह्यूज फैन, आई विल बी ऑनेस्ट। ऑल आई कैन से इज हिज मंटो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई मंटो, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब वही बात है कि चलें हम अगर खुली बात ही करें, नवाज़ का एक बोलने का अंदाज़ है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बदला, राइट? तो उनका मंटो बहुत ज़्यादा एक सर्टन अंदाज में बोलता हुआ नज़र आता है, विच इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो कि मंटो साहब बम्बई में कितने साल रहे, तो अगर वो एक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कि वो बम्बई टाइप अगर एक एक्सेंट है जो लगता है, मतलब मेरा एक्सेंट डेफिनेटली वो नहीं है, राइट? मेरा एक्सेंट पता चलता है कि मैं पंजाबी घर से ही आया हूँ, मैं उर्दू कितनी भी साफ़ करके बोलूँ। सो आई थिंक वो वाली कुछ चीज़ें उनकी इतनी फ़र्क थी जिस पे इंस्टिंक्टिवली शायद मुझे हुआ कि अच्छा नहीं, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला, मतलब उनमें कहीं जैसे पंजाबियत का गुमान भी नहीं आपको आएगा, राइट? मैंने कुछ सीन्स के अंदर पंजाबी भी बोली। सबा का जो कैरेक्टर था मैडम नूरजहाँ वाला, तो उन हमारे सीन्स हम पंजाबी में बोल लेते होते थे, यू नो, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ अपनी उस ठरक के लिए कि नहीं मैंने सुना है कि मंटो साहब पंजाबी में बात करते थे। घर में भी उर्दू नहीं बोलते थे, लोगों के साथ भी नहीं बात करते थे उर्दू में। तो नो, आई वॉज इतना बड़ा ज़ख़ीरा, फॉर मी इट वॉज जस्ट अ ग्रेट आइडिया टू नो दैट somebody I love so much, मंटो साहब, दैट इज़ कि मतलब अब एकदम से दुनिया वापस ओन कर रही है उनको। एंड सो नंदिता's film is very different, I'll be honest. नंदिता की रिसर्च और नंदिता का जो टेक्निकल उसका है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है हमारी, I'll be very honest. बट अगर मैं कभी कहीं बोल सकता तो मुझे लगता है हाँ, उस हमारे वाले की एक इमोशनैलिटी बहुत फ़र्क थी। मतलब माई फिल्म मेक्स यू इमोशनल, देयर फिल्म you're
inspired and awe-stricken by its मैंने brilliance. इस पे एक स्टेटस भी लगाया था आपकी और उनकी तस्वीर लेके, मुझे ओनरशिप सी फील होती थी उस मंटो के साथ जिसमें आप थे। ये आपकी मोहब्बत की वजह से नहीं है, यकीनी तौर पे आप अच्छा काम करें तो जेलसी बहुत होती है। अच्छी बात है, होनी चाहिए हम एक दूसरे से, ताकि हम थोड़ा बेहतर काम, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। आपको पता है मंटो जो है वो उनका तखल्लुस साथ में कैसे लगा, इसकी कोई आपने रिसर्च की थी? वो उनकी उस तक ही है बाय द वे, क्योंकि जो मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, चूँकि हम अपनी उम्रों में जब मंटो से तब वाकिफ़ होते हैं जब पहला नाइट फॉल आता है ना, उसके बाद ही मंटो की किताबों की तरफ जाते हैं। लगता तो हमें ये है कि ये शहवानियत को बढ़ाएगा, लेकिन अफसाने के एंड तक पहुंचते पहुंचते जो आपके अंदर से सब उस तरह के जज्बात जो है ना ख़त्म होने के बाद इंसान का वो खुरदरापन सामने आता है कि अपने आप को झंझोड़ने बम्बोड़ने को दिल करता है। अगर थोड़े से भी सेंसिटिव हैं तो आप उसके अंदर से जो तलाश करते हैं ठंडे गोश्त से, वो नहीं होता जिसके लिए आप रुजू करते हैं। Exactly, I don't know how can you? That's almost like मंटो के बारे में उन्हीं दिनों की मेरी यादाश्त में है, तो मैंने आज इंटरव्यू करने आ रहा था, मैंने कहा कि एक चीज़ आप में कॉमन है, शायद इसलिए आपकी ज़िंदगी में मंटो पड़ा। खूसट भी जो है वो कोई कास्ट नहीं है, हाँ, नहीं। मंटो भी कोई कास्ट नहीं है, ये मंटू है। 1-2 वो लिखते हैं ना एक जगह पे, जैसे 1-2 एग्जैक्टली। ये ना जब उस जमाने में और आज भी होता है, जब कुछ तोलते थे ना तकड़ी में, उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए नीचे एक बट्टा लगाया जाता था, उसको कश्मीरी जबान में शायद मंटू कहते हैं, राइट। तो खूसट और मंटू जो हैं तो वो फिल्म में जो प्ले में भी शाहिद साहब ने जो एक वो इंट्रो, उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर्स, इट वाज अ वेरी वॉइस ओवर हैवी फिल्म एंड अ प्रोजेक्ट, बिकॉज अफसाने भी, और फिर वो जो एक अंदर की ऑल्टर ईगो या उनकी आवाज़ है वो बहुत, तो उसमें उनका बड़ा मज़े का था। इसमें लिखा कि ये कोई कश्मीर, मैं तो कश्मीरी हूँ वैसे तो, और बहुत से लोगों को लगता है कश्मीरी ज़ात है, ये कोई ज़ात नहीं है। तो वो एक पूरी उनकी उसकी भी एक लेजेंड है बड़ी मज़ेदार सी, और उसको लेकर भी घर वालों से जब वही मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये मैंने तो पढ़ा यही है कि वो 1-2 की तरह खुद लिखते हैं, तो मैंने कहा नहीं, वो वही बिगड़ जैसे गया कि वो मंटू नहीं, लोग मंटो मंटो ही कहते थे सारे, तो वो इसीलिए, तो मैंने कहा वील स्टिक टू मंटो देन, यू नो, टेक्निकली वो यूर राइट कि इट वाज नॉट मेंट टू बी मंटो, इट वाज मंटू, यू नो। और मिंटो जो है वो एक ज़ात है जी, मिंटो ज़ात है, कश्मीरी ज़ात है बाकायदा, जैसे नेहरू हैं तो मिंटू जो है वो एक ज़ात, जो हमारे बहुत बड़े लॉयर आबिद हुसैन मिंटू जो है, जी, तो वो उसके साथ लगता है। तो वो बोलते हैं कि मैं वो वाला मिंटू नहीं हूँ। मंटो साहब खुद अपने बारे में ये लिखते हैं। अच्छा, मंटो साहब का एरा जब हम देखते हैं तो उस वक्त भी एक ही सोसाइटी में जंग थी, सोसाइटी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक इक़दार, मुस्लिम इक़दार, और उसको समझते थे कि हम उसके मुहाफ़िज़ हैं, और दूसरी तरफ मंटो जो लिखते थे या इस तरह के जो तरक्की पसंद राइटर्स थे, उनको लगता था ये सोसाइटी के अंदर मुतनाज़ ख़यालात को बढ़ावा देते हैं। वो आज तक बढ़ रही है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे मंटो के कुछ अफसाने की स्पॉन्सरशिप इंस्टा पे देखी, और चूँकि मैंने इंटरव्यू करने आना था तो मैं चीज़ें देख रहा था। इत्तफ़ाक ये है कि 2 किताबों के ऊपर तो उन्होंने अफसानों पे उनकी तस्वीर लगाई, जिसमें मुतनाज़ अफसाने थे, उसमें आपकी बतौर मंटो, यकीनन ये भी एक है। सोसाइटी में आप अब मंटो की तरह ही मुतनाज़ होते जा रहे हैं, और लग रहा है कि जो हमारे यहाँ डिवीज़न है वो ठीक है गलत है, इस बहस को अभी नहीं हम करेंगे, आप उस तरफ जा रहे हैं। तो ये कोई अटेंशनली आपको क्यूरोसिटी है कि जिन्स के हवाले से इंसानों को मैं तलाश करूं, देखूं इनके रवैये से क्या बनते हैं और इसके ज़रिए रूह तक कैसे पहुंचूं, या ये वही दिलचस्पी है कि मंटू से जुड़े और फिर आज सरमद भी उसी रास्ते पे चल पड़े। Again, I think, I mean, ये तो वो लिटरली एनालिसिस वाइज तो ये वाला काम है जो होपफुली कोई और करेगा कभी जाने के बाद हमारे, जब वो इस तरह के अगर एनालिसिस किसी को ढूंढनी है वो तो फिर कोई और ढूंढे, आप खुद अपना एहतसाब करना चाहिए, मगर मैं ओवर एनालाइज उस तरह से नहीं करता। अब वो बात कि ऑर्गेनिकली आप कहाँ किस वक्त क्या काम कर रहे हैं जो कुछ उसमें मौजूद है। यस, मुझे मीडियम
की अवेयरनेस थी कि टीवी में जैसे मुझे लगता था कि अच्छा बस घुटन या मोनोटनी या बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एक बस काम हो रहा है, तो थिएटर किया तो उधर थोड़ी सी आपको खुल के कुछ बात कहने का या कुछ वो मौका मिलता था, सिनेमा में भी इसी तरह। तो मैं लेकिन ये सोच के नहीं, वो एग्ज़ाम ने कहा कि इंटेंशनल ये नहीं था, सिर्फ मीडियम की अंडरस्टैंडिंग थी हाँ कि ये बात मैं टीवी में नहीं कह सकता था, तो चलो सिनेमा में रेटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, मतलब जो भी अगर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है या कोई इमेजरी है ऐसी। तो ये नहीं, आई डोंट थिंक इट वाज इंटेंशनल कि मैं किसी एक दाएं या बाएं तरफ जो है मेरा रुझान ज़्यादा हो रहा है उसमें। आई डोंट नो, मैं मतलब अशीर भी नहीं हूँ मंटो साहब का, लेकिन मतलब क्रिएटिवली स्पीकिंग कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। लेकिन उनकी एक बड़ी मज़े की वो शायद साहब ने लिखी हुई थी, आई थिंक इट्स बोरोड फ्रॉम उन्हीं की मंटो साहब की राइटिंग। तो उनसे कोई पूछता है कि आप वो था ना तरक्की पसंद जो मुसन्निफ़ीन की एक वो थी उस ज़माने में, एक अंजुमन थी जी। फिर वो कई उन मंटो साहब पे इस ज़माने में कम्युनिज़म का वो लगा जी कि ये सुर्खें हैं, और फिर कभी तो वो बोलते हैं कि ना मैं तरक्की पसंद हूँ, ना मैं रजत पसंद हूँ, ना मैं फ़लाना पसंद हूँ, मैं मंटो पसंद हूँ। तो वो उस मामले में तो आपको उनके लिखने में भी उनकी एक एरोगेंस नज़र आती है कि ही इज़ लाइक कि मैं ये हूँ। मेरी एक दफ़ा बल्कि किसी से बहुत ये वही बात हो रही थी कि अच्छा फेमिनिस्ट थीम्स की बात हो रही थी कि मंटो का, मैंने कहा बिल्कुल हैं, बहुत फेमिनिस्ट थीम्स हैं, बट मैंने कहा मेरी नाक़िस राय के मुताबिक मंटो वुडंट हैव स्टार्टेड सेइंग कि अब मैं एक फेमिनिस्ट पीस लिखने लगा हूँ। वो चीज़ जब रची हुई होती है एक बुनियादी ख्याल या एक आइडियोलॉजी आपके अंदर, फिर वो खुद ही, मैंने कहा कई दफ़ा वो बहुत सेल्फिश राइटर भी हैं, मतलब वो बाकायदा क्रूअल राइटर हैं, क्योंकि उनको कहानी का बस एक अंजाम दिखाना है, उसके लिए उनको कुछ करना पड़े, वो मुज़ैल को बिना कपड़ों के फेंकना पड़े और बल्वे वाले मतलब उसको मार दें, वो कुछ भी करेंगे। जब उनका जो अफसाना है सड़क किनारे 1.5 सफ़े का सबसे छोटा है, वो आखिर में आपकी चीखें निकल आती है कि ये जरा एहसास नहीं हुआ इनको ये। तो वो तो आई एम जस्ट सेइंग दैट वे इज नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली पहले शायद वही, जब आप नौजवान होते हैं तो आप कुछ काम करते हैं जो गैर जिम्मेदारी से भी आप कर देते हैं कि नहीं बस करना है नहीं। आई मीन अक्ल का, उम्र का, इर्द गिर्द के माहौल का तकाजा ये है कि आपको इसमें रहते हुए काम करना है। मतलब मेरी कभी ये नीयत नहीं थी कि अच्छा मैं कोई ऐसा काम करूं कि बहुत इस काम पे इसकी सनसनी पे शोर मचना चाहिए, जिसलिए मुझे ज़्यादा अफसोस कुछ रद्द अमल पे हुआ। ज़िंदगी तमाशा जब आपने की, जब भी आपने सिलेक्शन की उस टॉपिक को करने के लिए, कोई एहसास तो होगा कि यार ये थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में कंट्रोवर्शियल हो सकता है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी आई तो शायद हम फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, हमें इसलिए अफसोस हुआ। जो मैं पर्सनली जानता हूँ आपको कि आप ये गिमिक नहीं करेंगे, लेकिन आपने स्टेटस भी लिखा कि सबसे ज़्यादा दुख इस बात पर हुआ कि लोगों ने कहा कि सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कल को ये फिल्म देखी जाए। लेकिन इसका एहसास शुरू में नहीं था, और जब एहसास होना शुरू हुआ वो कैसा मौका। अभी एक तो मैं वही, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी चले हम उसकी वजाहत में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जैसा अब आपने भी बोला कि ये टॉपिक राइट, आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज व्हाट द टॉपिक इज राइट, कि एक टॉपिक के ऊपर तो वो है ही नहीं फिर राइट, यू नो व्हाट आई मीन। मुझे लगता है 2.5 घंटे की कहानी कैसे मैं डिस्टिल करके एक लाइन में बयान कर दूं कि मेरी फिल्म इस टॉपिक के ऊपर है राइट। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि 2 लोग बाग में घूम रहे तो मैं कहूँ ये बाग के ऊपर है फिल्म। सो आई एम जस्ट सेइंग कि वो लाइन, श्योर आई नो कि वेयर द प्रॉब्लम वाज। जब मैंने वो शूट किया, जब वो मैं कर रहा था, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है ये सेंसिटिव बात है, या शायद यू नो, और वो इट डजंट बैंक ऑन इट। जैसा लोगों को लगता है वो चाइल्ड मॉलेस्टेशन के टॉपिक, मेरी फिल्म चाइल्ड मॉलेस्टेशन पे नहीं है, मगर वही बात है, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं अगर, तो वो उसमें 6 तरह के टॉपिक्स पे बात करें तो उनमें से एक बात है वो। और मुझे लगा कि ये बात जिस पैराए में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आती है, वो सेंसर से भी क्लियर हो गई थी। बीप्स आएंगे, वो उन्होंने कहा जी फलानी 1-2 जगह के ऊपर वो कर। तो व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये कैसा है, मतलब मैंने जिन दिनों में वो शूट की फिल्म, ऑनेस्टली मतलब फिल्म का पहला दिन 11 रबीउल अव्वल था, बिकॉज मुझे ईद मिलादुन नबी एक फिल्म के बैकड्रॉप के अंदर मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, दिन है, उसको उतने ही तकद्दुस के साथ, उतने ही एहतराम के साथ जो मेरे अंदर है, मतलब वो मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना था, उसको जिस तरह से जो भी मैं उसके अंदर, फिल्म कभी देखी लोगों ने तो उनको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ,
वहाँ से शुरू किया। जब हम अभी पिछले दिनों और बहुत से और वाक़यात, मैंने मिलाद 12 रबीउल अव्वल पे मिलाद हो रहा था, प्रोड्यूसर मेरी बहन थी फिल्म की, क्रू में मेरे लड़कियां थीं, मतलब हम लोग सब उस जगह पे जाने से पहले हमें उस जगह की ताज़ीम का, उस जगह के तक़द्दुस का, उस माहौल का सब पता होता था, तो हम उसके साथ वहाँ पे जाते थे। आई एम सेइंग कि वो तो जब अगर बात सेंसिटिव थी तो वो मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत सेंसिटिवली कर रहा हूँ, मैं तो बहुत डेलिकेटली कर रहा हूँ, मैं तो इसको बहुत नफासत से करने की कोशिश कर रहा हूँ। श्योर अब लोगों को लगा कि जी मैंने कोई उसके अंदर कोई ऐसी बात की जो लोगों को क्या कहते हैं नागवार गुजरी, तो वो आई जस्ट फील दैट वाज जस्ट वेरी अनफेयर, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पेंटिंग, दिस इज़ नॉट अ सीक्रेट बुक दैट आई रोट, दिस इज़ नॉट लाइक कोई खुफिया तहरीर नहीं है जो मैंने कही, एक फ़िल्म है, मैंने लोगों के लिए बनाई। वो फिल्म इस मुल्क के जितने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनमें से गुजरी, सेंसर बोर्ड्स में से गुजरी, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा गुजरी, और ये नहीं हुआ कि कोई कटती गई वो फिल्म। मेरी फिल्म की पिक्चर लॉक अभी भी वहीं मौजूद है, बीप्स आती थी, अच्छा जी, और वही मैं बताता हूँ बीप्स क्या आती। एक सीन था, 2 पंजाबी एक सेटिंग के अंदर, मोहल्ले के अंदर 2 लोगों की लड़ाई हुई, तो वो क्या करेंगे, वो माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे एक दूसरे को, दैट्स व्हाट हैपेंस। और माँ बहन की गालियाँ मैंने उस वक्त नॉट फॉर द सेक कि पूरी फिल्म में कहीं और गाली नहीं है, मतलब ये नहीं था कि हर जुमले के अंदर मैं कोई कैरेक्टर ऐसे बना रहा हूँ जो गालियाँ निकाल के कुछ अचीव करते हैं, नो, बट दैट वाज द थिंग। तो मैंने कहा श्योर, एंड आई वाज रेडी कि बीप हो जाएंगी बीच में से गालियाँ। नहीं, महरीन की फिल्म में गालियाँ थी, वो बीप नहीं हुई थी, तो वो दिखाई गई। और कुछ अजीब सी चीज़ें हुई कि मतलब एक सेंसर बोर्ड जो है हमारा, एनीवेज ये तो एक हिस्ट्री होगी, हम इसको अब डिस्कस नहीं करते। बट आई एम जस्ट सेइंग नो, इट वाजंट मेंट टू बी सेंसेशनल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक मैं अभी तक क्यों एक ज़रा सा जो उस बारे में इत्मीनान कह लीजिए, या बस जो एक आप अंदर से हो जाते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, बिकॉज आई न्यू कि आई डिडंट, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन, दैट इज़ नॉट व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, इट्स देयर, आप देखेंगे जब भी आएगी, लोग देखें अपना। लेकिन ये सब कुछ देखे बगैर जब फतवे आना शुरू हो गए तो एक स्ट्रेस आना शुरू हो गया कि अब एक लाइफ थ्रेट है। हमें तो खैर उतना महसूस नहीं हो रहा था, आपको होना शुरू हो गया, जैसे आपको धमकियां फ़ोन पे आना शुरू हुई। उस दरमियान में जो डिप्रेशन आपने डील किया, वो कैसे डील किया, कहाँ रहते थे, क्या करते थे? Again, I mean, I think एक तो